स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम एक्सेल के बारे में सीखने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्सेल को ऑन करना है। उसके लिए आप विंडो पे क्लिक करो, वहाँ पे सर्च करो EXCEL। आपको यहाँ पे एक एक्सेल फाइल मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको ऑन कर लो। विंडो पे क्लिक करना है, EXCEL ऑन करना है, ब्लैंक वर्क बुक इसके ऊपर क्लिक कर लो, फुल स्क्रीन कर लो यहाँ से। अगर आपको सर्च करके नहीं निकालना है ना, तो आप एक और ऑप्शन होता है, राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है और यहाँ से आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट मिलेगा, उसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। फाइल नेम आप यहीं पे सेट भी कर सकते हो और उसके बाद एंटर कर लो, फाइल का नाम सेव हो जाएगा, उसको ओपन कर लेना है, ठीक है। और अगर कोई एक्सेल फाइल पहले से ही खुली हुई है और आपको एक और नया एक्सेल फाइल चाहिए, तो आपको बस क्या करना है, कंट्रोल के साथ N को प्रेस करना है। नोटबुक में शॉर्टकट की लिखना है Ctrl+N न्यू विंडो, ठीक है। इससे एक और नया विंडो खुल जाता है, जो भी विंडो चल रहा है। जैसे एक्सेल चल रहा है तो एक्सेल आ जाएगा, वर्ड चल रहा है तो वर्ड आ जाएगा, पावर पॉइंट चल रहा है तो पावर पॉइंट आ जाएगा। अगर क्रोम पे हो तो वहाँ पे क्रोम भी आ जाता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले तो एक्सेल में ना बहुत सारे सेल होते हैं। ये जो एक एक बॉक्स दिख रहा है ना, इस बॉक्स को हम बोलते हैं सेल। जो एक एक दिख रहा है इसको हम बोलते हैं कॉलम। ये सारे के सारे हमारे क्या है, कॉलम है। इसको हम बोलते हैं रो। 2, 4 ये जो नंबर दिख रहे हैं 6, 7, 8 ये सारे क्या है, हमारे रो है, ठीक है। अब ये कॉलम और ये रो दोनों मिलके जो एक बॉक्स को रेडी कर रहे हैं उनको बोलते हैं सेल। जो एक एक बॉक्स दिख रहा है उन बॉक्स को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, पहले तो सेल को बड़ा छोटा करके चेक करना है। जैसे A और B की जो लाइन है, वो दो लाइन के बीच में देखो एक छोटी सी, दो A और B है, दो सेल के बीच में एक छोटी सी लाइन दिख रही है। उस लाइन के ऊपर आपको माउस को लेके जाना है, माउस को स्टॉप करना है। A और B के बीच में जब माउस को स्टॉप करोगे, दो साइड का एरो बनेगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप उसको स्पेस एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर स्पेस एडजस्ट करना है तो आप दोनों लाइन के बीच में बस क्लिक करके क्या करोगे, सेल को बड़ा कर दोगे, ठीक है। अगर फिर से नॉर्मल करना है तो Ctrl+Z भी कर सकते हैं, या फिर आप वापस से वही काम कर सकते हो, सेलेक्ट करके उसको छोटा कर दो। देन अगर आपको ऐसा करना है कि दोनों सेल को मुझे साथ में, जैसे 2-3 सेल है या फिर A से लेके G तक मुझे यूज़ करना है डेटा सेल, और उसमें ना सारे जो स्पेस होंगे सारे इक्वली होना चाहिए, तो उन सबको पहले सेलेक्ट कर लो और फिर क्या करो, किसी एक को क्लिक करके स्पेस इंक्रीज करो। देखो जैसे मैंने C की सेल को साइज को बड़ा किया है, C की विड्थ को मैंने बड़ा किया है 1.151 पिक्सल, ठीक है। अब मैंने तो सिर्फ C को बड़ा किया था, सारे क्यों हो गए, सारे इसलिए हुए क्योंकि मैंने ऊपर से हेडर से सेलेक्ट करके रखा है। अगर हेडर को आप सेलेक्ट करके रखोगे और उस किसी एक सेल को आप साइज दोगे तो सारे सेल को सेम साइज मिल जाएगा। क्लियर। तो आज तो हमारा सिर्फ एक्सेल का इंट्रोडक्शन ही चलने वाला है, कोई हम ज़्यादा फाइल वगैरह नहीं करने वाले, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले क्या किया, सेलेक्ट किया, हेडर को पकड़ के अगर आप सेलेक्ट करोगे, बीच में जो लाइन दिख रही है उस लाइन को आप क्लिक करके विड्थ को बड़ा करोगे। जैसे आपने बड़ा किया वहाँ पे क्या हुआ, एक सेल को आपने बड़ा किया, सारे सेल जितने भी सिलेक्टेड थे वो सारे के सारे सेम इक्वल विड्थ पे आ गए, ठीक है। अब वही काम मुझे रो के साथ करना है। जैसे मुझे डेटा चाहिए 1 से लेके 10 तक, 1 to 10, तो मैंने 10 तक सेलेक्ट कर लिया। इन 10 सेल्स के मुझे सेल की जो स्पेस है, जो हाइट है वो सेम चाहिए, तो क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ से आप हाइट को इंक्रीज कर देते हो। तो ये क्या है, हाइट है। मैंने सिर्फ सेकंड वाले को किया था, देखो सारे हो गए। वो इसलिए हुए क्योंकि आपने उनके हेडर को सेलेक्ट करके किया। ये हेडर होता है, ये इनका इंडेक्स होता है 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो अगर आप हेडर या इंडेक्स को सेलेक्ट करके करोगे तो इसी तरीके से जाएगा। फिर Ctrl+Z कर देते नॉर्मल करने के लिए। तो ये क्लियर हुआ कि किस तरीके से आप सेल को एडजस्ट करोगे, ठीक है। अब इसमें होता है शीट। देखो सीट यहाँ पे एक है, शीट 1। अगर और सीट चाहिए तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पे क्लिक करो, शीट 2, शीट 3। सीट लेने का एक शॉर्टकट की भी होता है, आप नोटबुक में लिख लेना न्यू शीट, शिफ्ट के साथ F11 करना होता है आपको कीबोर्ड में, शिफ्ट के साथ F11। मैं इस पर नहीं क्लिक कर रही हूँ, शिफ्ट के साथ अगर आप F11 करोगे तो आपको सीट पे सीट मिलते जाएगा, ठीक है। कोई डाउट? ओके। अब ज़रूरी नहीं कि जो इसमें नाम आ रहा है मैं वही नाम रखूँ, मैं इसको नाम को चेंज भी कर सकती हूँ। हो सकता है कोई डेटा ऐसा है जो मैं मंथ के हिसाब से बना रही हूँ, तो राइट क्लिक करो इसका नेम चेंज करने के लिए, रीनेम। तो मुझे इसको रखना है जैसे जनवरी, ठीक है।
ऐसे जनवरी कर दिया, फरवरी कर दिया, इस तरीके से क्या होगा वो चेंज हो जाएगा। तो आप इस तरीके से मंथ के हिसाब से भी इसका नाम रख सकते हो, कोई फाइल है, कोई क्लाइंट है तो आप उसके हिसाब से भी इसका नाम रख सकते हो। नहीं तो अगर कन्फ्यूज़न नहीं करना है तो आप सीट 1 सीट 2 करके ही छोड़ दो, ठीक है। ओके, अब ये था हमारा सीट कैसे लेते थे, ठीक है। अब जब हम सीट लेते हैं, अभी जो सीट हमने एक्स्ट्रा लिया अगर कभी आगे पीछे हो जाए, ऊपर नीचे इधर उधर हो जाए, उसको एडजस्ट कैसे करते हैं। जैसे मान लो मैंने बहुत ज़्यादा सीट ले लिया, लिखो मैंने अनलिमिटेड सीट ले ली, आगे पीछे कैसे करोगे। यहाँ पे देखो डॉट्स दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे लेफ्ट के लिए, राइट के लिए, मतलब सीट अगर हाइड हो जाए, नहीं दिखे स्पेस कम होने की वजह से, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। उसके अलावा आप ये भी कभी कभी आना स्केलिंग ज़्यादा होता है तो फिर अब ज़्यादा ऑप्शन आगे है, ठीक है। अगर डेटा हाइड हो जाए उसके लिए स्केलिंग छोटा कर दो और दिखने लगेगा। यहाँ से आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है कि एक्सेल क्या है, एक्सेल कैसे काम करता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्लास है ये एक्सेल का, ये क्लियर हुआ। अब एक्सेल के अंदर ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में आप कुछ भी लिखोगे, जैसे मान लो मैंने कोई नंबर लिखा, कोई नाम लिखा, तो वो जो यहाँ दिख रहा है वही हमें हमारे फॉर्मूला बार में दिख रहा है। ये जो लाइन दिख रही है ना, इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला बार। अगर इस लाइन को आप चाहो तो बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या दिख रहा है, फॉर्मूला बार। यहाँ पे क्लिक किया, ये भी फॉर्मूला बार, ये भी फॉर्मूला बार, जो भी हम लिख रहे हैं वो वहाँ पे दिख रहा है, इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ से चेंज करना है और मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ चेंज हो जाए, आप जस्ट यहाँ पे टाइप करो, आप जैसे वहाँ पे टाइप करोगे यहाँ पे ऑटोमेटिक वो टाइप हो जाएगा। डन। अब ये तो सिंपल है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, तो मतलब इसमें खास क्या है, यहाँ पे क्यों ऐसा मतलब इसको अलग से लगाया गया है। वो इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि कुछ कुछ फॉर्मूले हम यूज़ करते हैं और फॉर्मूले का डायरेक्ट आउटपुट हमें नीचे दिखता है और फॉर्मूला नहीं दिखता है, इसीलिए इस लाइन को बोला गया है फॉर्मूला बार, ठीक है। अब जैसे 5 + 5 इन दोनों को मुझे क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने का एक सम होता है, नोटबुक में शॉर्टकट कीज भी लिखते ही चलना, इक्वल्स टू सम ओपन ब्रैकेट। अब इन दोनों सेल को मुझे सेलेक्ट करना है, तो दोनों सेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया और एंटर कर दिया। 5 + 5 10 होता है। यहाँ पे तो आपको 10 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको 10 नहीं दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, वो फॉर्मूला जो आपने एग्जैक्ट उसमें टाइप किया था। क्लियर हुआ फॉर्मूला बार। हाँ, ऐसे और भी बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे हमारे पास जो हम अभी आगे देखेंगे, लेकिन ये क्या होता है ये समझ में आया आपको। कोई भी फॉर्मूला है, जैसे मल्टीप्लिकेशन करना होगा, इक्वल्स टू, इसको सेलेक्ट किया, इनटू, इसको एंटर, तो यहाँ पे तो आपको 5 × 5 25 दिख रहा है, पर यहाँ पे उसका क्या दिख रहा है, फॉर्मूला दिख रहा है। जैसे 5 / 5 तो 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे तो 1 दिख रहा है, पर यहाँ पे क्या दिख रहा है, उसका फॉर्मूला। 5 - 5 तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे तो 0 दिख रहा है, पर यहाँ पे क्या दिख रहा है, उसका फॉर्मूला दिख रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, फॉर्मूला बार। अब जहाँ पे हमारा सेल है, वो सेल एग्जैक्ट कौन से एड्रेस पे हमें नहीं पता चलेगा, तो जब आप क्लिक कर रहे हो तो देखो यहाँ का कुछ नंबर बदल रहा है, J10, E10, J7, तो ये कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये कौन सा है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्लिक रखा है, तो ये E वाली लाइन थोड़ी एक्टिव हो रही है, ग्रीन कलर की हो रही है, तो मतलब ये इस लाइन पे एग्जैक्ट है। तो ई वाला सेल यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। यहाँ पे देखो 8 पे लाइन आ रहा है, मतलब ये जो सेल है वो यहाँ से मिक्स होके आ रहा है और यहाँ मिक्स हो रहा है, मतलब ये जो सेल है किसका है, 8E, तो वो यहाँ पे दिख जाता है, ठीक है। आप इसी तरीके से अगर कोई नंबर अल्फ़ाबेट लिखोगे तो भी वो वहाँ पे आ जाए। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे B5 और एंटर किया, तो आपका सेल जो है ना ऑटोमेटिक B5 पे आ जाएगा। ये इसका यूज़ क्लियर हुआ। इसका क्या यूज़ है, इसका क्या यूज़ है, डन, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। जैसे पहले तो मैं इसको जूम कर देती हूँ ताकि डेटा हमारा थोड़ा बड़ा हो जाए। मैंने डेटा लिखा यहाँ तक, मैंने कुछ डेटा यहाँ तक लिखा, ABCD मुझे नहीं दिख रहा है, मेरा डेटा तो उधर चला गया। तो उसको देखना कैसे, यहाँ पे नीचे देखो स्क्रॉल बार होता है, इसको देखो स्क्रॉल बार ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इधर ही मिले, नीचे भी होता है कई बार, तो उसको स्क्रॉल बार को थोड़ा इधर करके देख लो, ठीक है। तो डेटा अगर कभी बड़ा होता है तो छिप जाता है, तो यहाँ से आप डेटा को देख सकते हो। डन, इसका यूज़ क्लियर हुआ। आप फिर से उसको छोटा कर देते हैं, नॉर्मल कर देते हैं, 100 कर देते हैं, ठीक है, ओके। अब थोड़े बहुत इसके ट्रिक देख लेते हैं, जैसे कोई नंबर वगैरह हमें टाइप करना हो तो कैसे, 1 2 इस तरीके से तो आप बहुत टाइम तक लिख सकते हो, पर मैं वैसा नहीं कर रही हूँ। सेलेक्ट करना है उसको 1 और 2 को, यहाँ पे देखो छोटा सा डॉट है, उस डॉट पे आपको माउस को लेके जाना है, माउस को लेके जाके बस
क्लिक करो, देखो प्लस का सिंबल बन गया। अब उसको क्लिक करके आप उसको ड्रैग करो, अब जहाँ तक ले जाओगे कंटिन्यूस सीरीज हिसाब से नंबर ले जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके का वो नंबर आपको प्रिंट करेगा। अब ऐसे ही हम प्रिंट करेंगे टेबल, ठीक है। तो अभी हम टेबल को प्रिंट करें। अब जैसे हो सकता है कि मैं कुछ गैप देके करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिखा, फिर 4, फिर 6, तो अभी जो मेरा मेथड चल रहा है उसमें क्या पता चल रहा है कि एक के बाद दूसरा नंबर गायब है। 2 लिखा है, 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, मतलब इवन नंबर को मुझे प्रिंट करना है। तो अब आप क्या करो, पहले तीनों को सिलेक्ट कर लो, जो डॉट दिख रहा है आपको उस डॉट पे माउस को स्टॉप करो, प्लस बनेगा, फिर आप उस पर क्लिक करके उसको ड्रैग कर दो। आप जैसे ही ड्रैग करोगे 2 का टेबल मतलब इवन नंबर वो प्रिंट होना चालू हो जाएगा। क्लियर? ओके। अगर मुझे ऑड प्रिंट करना है तो 1 3 5 2-3 नंबर्स लिखना है, फिर उन सबको सेलेक्ट करना है और उनको क्या करना है, स्प्लिट कर देना। तो ये इवन था और ये वाला ऑड आ गया। डन। सीरीज वाइज चाहिए तो 1 2 3 कंटिन्यू लिखना है उसको और फिर प्रिंट करके देख लेना है। क्लियर? ओके। अब हो सकता है कि डेटा मुझे लिखना है 50,000 तक, तो क्या 50,000 तक ऐसे, मतलब 50,000 सेल तक ऐसे जाऊंगी, उसमें बहुत टाइम लगेगा। उसके लिए भी एक मेथड होता है, जैसे आपको सिर्फ 1 लिखना है और एंटर करना है। एंटर करने के बाद फिर से आपको उसी 1 के ऊपर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो फिल का एक ऑप्शन मिलेगा, फिल पे क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे सीरीज का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे जाओ। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉलम के अंदर जाना है, स्टॉप वैल्यू बताओ उसको। स्टॉप वैल्यू जैसे मान लो मुझे 50 तक जाना है, मैंने 50 लिखा और उसको ओके कर दिया। कॉलम इसलिए कर रहा है ताकि वो डेटा नीचे जाए, रॉ करेंगे तो इधर चला जाएगा, ठीक है। जैसे आपने ओके किया तो 50 तक ये जो आपका नंबर था वो प्रिंट हो गया। अब मुझे 50 तक नहीं चाहिए, मुझे 5,000 चाहिए। सेम वही, एंटर करो, 1 किया, यहाँ पे जाओ, कॉलम सेलेक्ट। अब मान लो मेरे को 5,000 में नीचे 50,000 चाहिए, जितना भी चाहिए बस आप 0 लगाओ और उसके बाद उसको ओके करो। तो जितना भी आपने लिखा था वो सारे नंबर प्रिंट हो गए। देखना है कैसे, कंट्रोल के साथ ऐड कर लो, यहाँ तक वो डेटा आ गया। देन आपका सेल ही इतना है। अच्छा, सेल कितना है, रॉ कितना है, कैसे पता करोगे? कंट्रोल के साथ होम कर लो, ऊपर आ जाओ, यहाँ पे एक स्लाइड जैसा एक दिख रहा है कुछ ऑप्शन, इस पर बस आप माउस को क्लिक करो। आप जैसे ही क्लिक करोगे ना तो आपको ऊपर में कुछ नंबर दिख रहा है 10 40 8 5 7 6 R, मतलब इतने आपके पास रॉ है। कॉलम कितने, 60 30 8 4। ये आप नोटबुक में लिख लेना। कई बार इंटरव्यू में या फिर आप जो एग्ज़ाम देते हो ना उसमें ये MCQs में बन के आ जाता है कि रॉ कितने हैं और कॉलम कितने हैं, ठीक है। तो ये टोटल हमारे रॉ है, ये हमारे टोटल कॉलम है, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा सेल आ जाएगा। डन। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब थोड़ा चलते हैं कॉपी पेस्ट की तरफ। सेल सेलेक्ट किया, ज़रूरी नहीं पूरा, मैंने बस इतना सेलेक्ट किया और कॉपी कर लो। कॉपी कंट्रोल-C भी कर सकते हो, इस पर क्लिक भी कर सकते हो। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट करना है। अब आपने पेस्ट कर दिया ना, फिर भी ये मूव हो ही रहा है, मतलब आप एक टाइम पे आपने कॉपी किया है, कितनी बार भी आप इसको पेस्ट कर सकते हो। बस मुझे 3 बार ही करना था और नहीं करना है, लेकिन मूव तो ये फिर भी हो रहा है। तो आप क्या करो, कहीं पे क्लिक करके एंटर कर दो, सॉरी एंटर नहीं करना है, कहीं पे क्लिक करके स्पेस कर दो। तो जो मूव हो रहा था वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया। अब वैसे होता है Ctrl+X, कट सेलेक्ट करना है इसको और यहाँ से क्या करना है आपको, कट कर देना है। कट किया, मूव हो रहा है, यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट कर दो। जैसे आप पेस्ट करोगे तो इसमें मूव नहीं होता, क्योंकि कट पेस्ट का काम क्या होता है, एक जगह से हटा के दूसरी जगह रख देना। कॉपी पेस्ट का काम क्या होता है, एक जगह भी रहना चाहिए, दूसरी मल्टीपल जगह पे वो हो सकता है, मल्टीपल प्लेसेस अलाउ करता है कॉपी के लिए, ठीक है। कट में एक ही होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे वो क्या करेगा, कट पेस्ट हो जाएगा। डन। कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट क्लियर है। ऐसा ही होता है एक हमारा फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर करने से पहले हमें थोड़ा फॉन्ट देखना पड़ेगा। तो पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा हम फॉन्ट देख लेते हैं स्टाइल्स वगैरह के लिए। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर्स, बॉर्डर ऑल बॉर्डर, ठीक है। अब जैसे जितना डिज़ाइन इस सेल को किया गया है, सेम डिज़ाइन मुझे चाहिए इन पे, इनके नंबर से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ये जो दिया गया है 17 पे डिज़ाइन किया गया, ये सारे डिज़ाइन मुझे इनमें चाहिए, लेकिन इनके नंबर से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनके डेटा से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ और सिर्फ इसके स्टाइल से फ़र्क पड़ता है, मुझे इसका स्टाइल चाहिए। तो यहाँ पे देखो, बस आपको सेल से यहाँ पे क्लिक रखना है। फॉर्मेट प्रिंटर, ये जो ब्रश जैसा ऑप्शन दिख रहा है इसको बोलते हैं फॉर्मेट प्रिंटर। आप बस इसके ऊपर एक बार क्लिक करो। अब आप उसको पेस्ट करो जहाँ तक आपको वो सेम स्टाइल चाहिए, तो इसको क्या बोलते हैं हम, फॉर्मेट प्रिंटर। क्या किया, एक बार वापस बताती हूँ, क्लिक किया,
सेलेक्ट किया और पेस्ट किया। मुझे वो 7 नंबर के डेटा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ उसके स्टाइल से फ़र्क पड़ता है। मुझे उसका स्टाइल चाहिए। स्टाइल के लिए हमने क्या किया, क्लिक किया, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक किया और यहाँ पे लाके उसको पेस्ट कर दिया। तो सिर्फ स्टाइल को कॉपी करना होगा, कभी सिर्फ डिज़ाइन चाहिए तो आप इसको फॉर्मेट प्रिंटर को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्लास है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेल का इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है, तो हम ना इसके साइज़ के साथ थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं। हमने ऑलरेडी फर्स्ट किया ही था, फिर भी एक बार करते हैं, थोड़ा साइज एडजस्ट किया और यहाँ से भी थोड़ा बहुत साइज एडजस्ट कर देते हैं, मतलब स्पेस हमने एक्स्ट्रा लिया। अभी जो 4 3 2 के बाद जो स्पेस दिख रहा है वो स्पेस हमने क्यों लिया? हो सकता है मुझे ये जो 4 3 2 लिखा हुआ है ये मुझे बॉटम में नहीं चाहिए, मुझे टॉप में चाहिए। कैसे लेके जाओगे? जस्ट सेलेक्ट करो और यहाँ से टॉप पे लेके जाओ। मिडल चाहिए, लेफ्ट, सेंटर, राइट। मतलब अगर डेटा के पास स्पेस है, सेल में स्पेस है, सेल में जगह है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको मूव कर सकते हो। ठीक है, कलर डिज़ाइन तो कर ही सकते हो, वो तो यहाँ पे है ही, उसमें कोई मना नहीं है। बैकग्राउंड में फिल कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। साइज, तो ये क्लियर हुआ। अब थोड़ा एक चीज़ और देख लेते हैं। कभी कभी ना हमें अटेंडेंस रजिस्टर्ड मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर बुक में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके एक्सेल सीट के अंदर है वो और आपको ऐसा करना है कि उसको प्रिंट करना है, एक ही पेज में ही प्रिंट करना है, तो ऊपर का जो डेट लिखा होता है, अटेंडेंस कैसे होता है, डेट के हिसाब से ही होता है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, डे के हिसाब से हो सकता है। अगर डेट के हिसाब से हो रहा है तो 1 2 3 कौन से मंथ का है, कौन से ईयर का है, बस ऐसा ही होगा। तो जो डेट हम लिखते हैं, जैसे मान लो मैंने आज की डेट लिखी 17/1/2026। ठीक है, अब वो जो डेट मैंने लिखा है वो डेट ना ऐसे मैं लिखते जाऊँगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं उसको थोड़ा एडजस्ट करने के लिए एंगल चेंज करती हूँ। देखो, ठीक है, बस उसके डेट के एंगल को मैं चेंज कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही। यहाँ पे गए, यहाँ से उल्टा ले लो। ठीक है, क्लिक, साइज को छोटी कर दो। डन। तो अगर कभी हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो हम उसको एडजस्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इस टाइप का। कभी कभी काम आता है, हमेशा रेगुलर नहीं काम आता है, बट कभी कभी हो जाता है। ठीक है, इसकी साइज़ इतनी ही है अभी, तो इसको इतना ही रखते हैं। इसके में और भी आता है, शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट भी आता है, वो यहाँ से हम कर सकते हैं। जैसे लॉन्ग डेट अभी दिख रहा है, मुझे उसको शॉर्ट डेट करना है, तो ये रहा शॉर्ट डेट। क्लिक करूँ, अच्छा शॉर्ट ही ऑलरेडी, लॉन्ग में तो जनवरी आ जाएगा। शॉर्ट ही है ऑलरेडी, वो शॉर्ट था तो उसको कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। तो ये क्या होता है, कभी कभी अगर हमें जगह एडजस्ट करना होता है तो उसके लिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ओरिएंटेशन को इसमें क्लिक करके आप अलाइनमेंट कर सकते हो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप कर सकते हो, डायगोनल, और टेक्स्ट को रोटेट भी कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो आज का हमारा बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो हम ज़्यादा इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। अब थोड़ा फाइल को सेव करना देख लेते हैं। फाइल को कैसे सेव करनी है? अगर फाइल के ऊपर बुक 1 लिखा हुआ है, डैश एक्सेल लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे कोई नाम नहीं दिख रहा है, तो आप कैसे कर सकते हो, इसको कंट्रोल एस करके नाम दे सकते हो। कंट्रोल एस करो, डेस्कटॉप पे जाओ, जहाँ पे आपका फोल्डर है वो फोल्डर चूज़ करो और वहाँ पे उसको एक नाम दो। जैसे मैंने इसको नाम दिया IP और इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब देखो जो बुक 1 लिखा हुआ है ना, ये बुक 1 चेंज हो गया IP के अंदर। ठीक है, मतलब थोड़ा सा सेकंड लेगा, वो 3-4 सेकंड लेता है, उतने में वो चेंज हो जाता है। तो IP के नाम से चेंज होगा, मतलब ये फाइल सेव हो गई। अब मैं इसको कट कर सकती हूँ, मैंने जो भी लिखा था ना वो सेव हो गया। अब IP कहाँ दिख रहा है, ये रहा। पर अगर ऐसा हो जिसको फोल्डर आपने पहले, देखो ये फोल्डर मैंने बहुत पहले ले लिया था और इसमें नाम भी लिख दिया था, तो इसमें अब आपको ना बस काम करना है। मतलब काम कैसे करना है, जैसे मैंने कुछ लिखा और बस कंट्रोल एस करना है, वो बॉक्स नहीं खुलेगा। जो बॉक्स अभी खुला था ना थोड़ी देर पहले, वैसा बॉक्स नहीं खुलेगा क्योंकि ये फाइल पहले से ही सेव है। तो बस सेव करना है, कंट्रोल एस, और इसको काट देना है। कंट्रोल एस एक शॉर्टकट की होता है सेव करने का फाइल का। नोटबुक में लिख लेना कंट्रोल+S सेव फाइल। ठीक है, अब इसमें भी नाम सेव हो गया, तो इसमें भी अब दोबारा वो ऑप्शन नहीं खुलेगा। जो नाम लिखने के लिए फाइल का ऑप्शन खुल रहा था ना, वो ऑप्शन अब इसमें भी नहीं खुलेगा। बस इसको ओपन करेंगे, ओपन हो रहा है, वेट कर लो थोड़ा। तो देखो डेटा इसमें लिखा हुआ है। अब बात मान लो मैंने इसमें फिर से कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड किया और मैं इसको कट कर रही हूँ, या फिर कंट्रोल एस कर, पहले कंट्रोल एस करना है कोई भी फाइल में, बाद में आपने ऐड किया कुछ, बाद में लिखा, तो उसके लिए बस आपको एक बार कंट्रोल एस करना है
और उसके बाद उस फाइल को कट कर देना है। जब आप ऑन करोगे ना तो आपको फिर से वो लिखा हुआ ही मिलेगा, मतलब फाइल का नाम आपको एक बार देना है और उसके बाद बस आपको कंट्रोल एस करते हुए जाना है, डेटा ऑटोमेटिक सेव होते जाएगा। डन, यहाँ तक क्लियर है? ज़्यादा होगा तो कभी कभी आप क्या कर सकते हो, फाइल पे क्लिक करके सेव एज कर सकते हो। उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, फिर से आपको ऑप्शन मिलेगा लिखने के लिए नाम, तो मैं वापस से इस बार IIP दे देती हूँ और उसको सेव कर देती हूँ। तो इस बार ये किस फाइल के नाम से चला गया, IIP। डन, तो आज की क्लास बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। डन, आगे की आने वाली क्लासेस जो होगी हमारी वो इसके आगे स्टार्ट होगा। आगे की क्लासेस हम कल करेंगे, ठीक है? बाय।